तो ना ये 9th वाला क्वेश्चन। तो कौन सी वाली अप्लाई करी है इन्होंने? इन्होंने अप्लाई करना चाहा था कॉन्ग्लोमेरेट, है ना? और कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो इन्होंने अप्लाई करना चाहा था कॉन्सेंट्रिक और ये लोग अप्लाई कर गए कॉन्ग्लोमेरेट। तो यहाँ पे इनका यही प्रॉब्लम आई है। तो आंसर कैसे लिखना पड़ेगा? इनको तुम पहले ये बताओगे कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, तुम इनको ये बताओगे कि इन्होंने प्रॉब्लम कहाँ करी है। अगर कॉन्सेंट्रिक चाहते थे तो उनको फ्यूज एनर्जी मिल रही थी, अगर इनिशियली जो इनको मिली थी वो बहुत ही कम कॉमन चीज़ें हैं, तो इन्होंने मिस्टेक यही कर दिया कि इनको ये समझ में नहीं आया कि जो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है वो रिलेटेड है या अनरिलेटेड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये रिट्रेंचमेंट की बात कर रहा है। इन्होंने क्या बोला है, कंपनी जो है अपने कॉम्पिटिटर के साथ सरवाइव नहीं कर पा रही है। रिट्रेंचमेंट में टर्न अराउंड था, जहाँ पे ये पॉइंट था वो सरवाइव नहीं करवा रही है ना? तो जब हमें ये वाली चीज़ दिख गई है, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, ये रहा, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज और मार्केट शेयर क्या हो रहा है, डिक्लाइन। तो कौन सी स्ट्रेटेजी लगेगी, टर्न अराउंड लगेगी। मैं ना एक चीज़ इसने बोली जैसे क्वेश्चन में शॉर्ट एनालिसिस के बाद में ना उनको पता चल गया कि वो अब नहीं आ सकते इस कंप्यूटर वाले बिजनेस के अंदर। After SWOT analysis, by assessing the strength and weakness, they come up to the conclusion that they cannot compete in computers with the, उनको ये पता चला कि compete नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट ने ये बोला कि फटाफट से एक सूटेबल प्लान बनाओ कि आप compete नहीं कर पा रहे हो, तो compete नहीं कर पा रहे तो सूटेबल प्लान क्या बनेगा, रिट्रेंचमेंट में टर्न अराउंड। आज क्लास की स्ट्रेंथ इतनी ही थी, अभी अभी गायब हुई है। चलो कल से गायब नहीं होना पड़ेगा, कल से मैं तुम्हें सिर्फ एसएम पढ़ाऊंगी, ऑडिट तुम्हें कल से दीक्षांत सर पढ़ाएंगे। कल से चैप्टर जहां हुआ है वहीं आज छूट जाएगा, कल तुम्हें दीक्षांत सर कंटिन्यू करेंगे। आज 2 घंटे तो क्या, आधा घंटा तो निकल गया मोटा मोटी, आज हम एसएम पर ही पढ़ाई करेंगे फिर, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है मैं तुम्हें टॉपिक बीच में शुरू करवाऊंगी, बीच में रह जाएगा, तो दीक्षांत सर कल तुम्हें कंटिन्यूटी में करवा देंगे। अब वो सर के ऊपर तुम्हें स्टार्टिंग से कराएंगे या वहीं से ही कराएंगे, वो तुम जानो और तुम्हारे सर जाने। नहीं लिटरली कल से, और कल से शायद हमारी क्लास का टाइम भी चेंज हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। कल से हम शायद मॉर्निंग में शिफ्ट हो रहे हैं, मेरी क्लास तुम्हारे साथ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चलो।
ओके, तो कल की क्लास में हम लोगों ने शुरू कर दिया था टॉपिक, जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक देखा था पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। और पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर हमने याद किया था BRT मॉडल। B स्टैंड्स फॉर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग पावर किसकी थी? और सप्लायर की और बायर्स की। बाद में R था राइवल्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स या प्लेयर्स करके था। और T था थ्रेट्स, किन से था? न्यू एंट्रेंट से था और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से था। यही पॉइंट था। तो अब हमारे यहाँ के पॉइंट पे हम लोगों ने बार्गेनिंग पावर वाला कल हमने कर लिया था, जहाँ हमने देखा था अगर बायर अपनी बार्गेनिंग पावर लगवा रहे हैं तो वो कौन से वाले बायर थे? वो बायर थे जो कौन से प्रोडक्ट के थे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बायर थे। कौन से प्रोडक्ट के बायर थे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बायर थे। फिर अगले पॉइंट में हमने देखा था ये बायर जो हैं अपनी पावर तभी एग्जर्ट कर पाते हैं जब वो क्या बनाएंगे? कार्टेल्स बनाएंगे या फिर ग्रुप्स बनाएंगे। बिना कार्टेल बनाए, बिना ग्रुप्स बनाए ये लोग पावर को एग्जर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या था? जब ये पावर को एग्जर्ट करेंगे तो एग्जर्ट करके लोग डिटरमाइन करते थे ना सिर्फ वो कॉस्ट जो प्रोड्यूसर चार्ज करेगा, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और साथ में प्रॉफिट को भी इफेक्ट ये कर रहा था। इतनी बात पढ़ी थी। फिर हमने देखा था ये सिचुएशन कब लगेगी? व्हेन हमें कितने पॉइंट्स थे? जब पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, दूसरा पॉइंट बायर्स जो थे बेसिकली लेस थे, सप्लायर्स जो थे वो ज़्यादा थे, मतलब डिमांड कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी। और लास्ट पॉइंट स्विचिंग कॉस्ट कैसी थी? लो थी, लो स्विचिंग कॉस्ट। क्लियर है बात? उसके बाद जो अगला पॉइंट हमने इसके अंदर देखा था वो कौन सा देखा था? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अपनी बार्गेनिंग पावर कब अप्लाई कर सकता था? जब ऑफरिंग बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थी, और जितना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड उतना ज़्यादा क्लॉट होगा, और हमारे पास नंबर ऑफ सप्लायर्स लिमिटेड थे मार्केट के अंदर। फिर क्या पॉइंट था? जिसकी वजह से ये डिटरमाइन कर रहे थे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को और अदर इनपुट्स को, और अफेक्ट कर रहे थे प्रॉफिट्स को भी। 3 कंडीशन में लग रही थी। पहली कंडीशन नो सब्स्टिट्यूट, दूसरा हाई स्विचिंग कॉस्ट, और तीसरा लेस सप्लायर्स मोर बायर्स। मतलब योर सप्लाईज आर, मतलब डिमांड इज और सप्लाई इज लो। क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास BRT में अब हम लोग T वाला पॉइंट देखने जा रहे हैं। T था थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट गुड्स और थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग जब देखने जा रहे हैं थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो उन सब्स्टिट्यूट गुड्स के थ्रेट के बारे में कोई खास बात लिख के दी नहीं है। सिंपल सी बात लिखी हुई। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब बताओ पहले तो क्या होता है? जेल पेन के लिए बॉल पेन, टी कॉफी, वो गुड्स होते हैं जो गुड्स आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा, अगर मार्केट में कोई एक गुड नहीं मिल रहा है तो दूसरा गुड मार्केट में हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। बिल्कुल। तो हाँ,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली तुम्हारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो दूसरी बात सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में एक और यही बात, यहाँ पे यही लिखा है इन्होंने, क्या बोला है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर द लेटेंट, मतलब हिडन, बट ये भी एक तरीके का सोर्स ऑफ कंपटीशन होता है। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स ना कौन से गुड्स होते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ प्राइस में एडवांटेज मिलता है लेकिन दोनों सेम कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तुम लोग इको में पढ़ते थे ना कि अगर चाय के रेट कम हो गए, कॉफ़ी महंगी हो गई, तो कॉफ़ी पीने वाले चाय पर स्विच हो जाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों चीज़ें सेम नीड्स को ही पूरा कर रहे हैं। कॉफ़ी पीने वाला चाय पीने लग जाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो चाय नहीं पीता वो चाय नहीं ही पीता। हाँ हाँ, चाय जो नहीं, हाँ ये कॉफ़ी नहीं पिएगा, ये चाय ही पिएगा। चाय पीने से खून जलता है शरीर का। तब तुम गायब हो जाओगे एक दिन चाय पीने के। मैंने एक जगह पूछा था कि कोई चाय लवर से पूछा था तो व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, बोलते हैं टी पॉजिटिव। हाँ चलो, और तुम भी वहीं खड़े थे साथ में, मतलब बोल भी कौन सा इंसान रहा है। हम जैसे लोग बोलते हैं समझ में भी आता है। चलो ठीक है, जब अभी बारिश आएगी ना, हवा चलेगी, इनके पॉकेट से 5-5 के 10-10 का कॉइन डाल देना, सब सेफ रहेगा उसके बाद। ठीक है, ज़्यादा हो गया ये, चलो कोई बात नहीं। तुम्हें ना गुस्सा बोलना तो आशुतोष को बोल देना रिवर्स में, मेरे को तो नहीं बोलोगे, मैं टीचर हूँ। ठीक है, उसे बोल देना। चलो कोई बात नहीं। ओ बस मैं बोल सकती हूँ, तुम नहीं। चलो अब हम लोग क्या, मच्छर मत मार क्लास में। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो प्राइस का एडवांटेज देते हैं लेकिन आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करते हैं। इन्होंने ये लाइन लिखने के बाद हम लोगों को 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पुराने ज़माने में तुम्हें पता हो तो लोग सारे कॉटन के क्लोथ पहनते थे, बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव। फिर कॉटन के अंदर मिक्स करके फैब्रिक्स बनाने लगे, तो धीरे धीरे कॉटन का क्या हो गया था, सब्स्टिट्यूट, जो थोड़ा सस्ता मिलने लग गया था, लेकिन धीरे धीरे आर्टिफिशियल फैब्रिक्स बनाने लग गए और मार्केट में प्रोड्यूस करने लग गए। कुछ बचपन से साइंस याद आई होगी। उसके बाद में अगर तुम्हें याद हो तो पहले ना वो छोटे वाले कैमराज आते थे जिसमें से लाइट, फिर उसमें से नेगेटिव निकलता था ब्लैक कलर के, फिर उसको फिर फोटो आती थी। अब वो कभी देखे हैं जिंदगी में? अब ये जो है इसका सब्स्टिट्यूट DSLR आया नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट वो पेन ड्राइव वाले कैमराज आए थे, जिस कैमरा में पेन ड्राइव लगती थी और फोटो सारी कहाँ जाती थी, पेन ड्राइव। आज के टाइम पे लोग घर में कोई भी फंक्शन हो कैमरा रखते ही नहीं, खुद ही अपने सेल फोन से फोटोज क्लिक कर लेते हैं। फोटोग्राफर को भी छोटे मोटे फंक्शन में बुलाते भी नहीं हैं, वो हम खुद ही क्लिक कर लेते हैं जितनी क्लिक करनी होती है ना। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर, हम लोग ना कई बार पहले लोग सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे, आज के टाइम पे इसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। रियल एस्टेट में करो, म्यूचुअल फंड्स में करो, बॉन्ड्स में करो, क्रिप्टो करेंसी में करो। अपने को 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं और एक डेफिनेशन दे रखी है, दैट्स ऑल। डेफिनेशन में क्या बात बोल रही थी, डेफिनेशन में बोला है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो ऑफर करते हैं प्राइस एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज, और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट टू द कस्टमर, जो आपको सेम
करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करवाते हैं। फिर एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव 3 थिंग्स। पहला पॉइंट आपका जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में दे रखा है कि R&D करके हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर बनाया जिसने सब्सटीट्यूट कर दिया था पहले को, जिसकी वजह से कॉटन इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत लिमिटेड हो गया। सेकेंड पॉइंट जो हमें दे रखा है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल रियल स्टेट, इंश्योरेंस, बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट एक क्लियर सब्सटीट्यूट है किसके? कॉमन स्टॉक का मतलब होता है इक्विटी, स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स, और कॉमन मतलब इक्विटी शेयर्स, और प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है हाईटेक इंडस्ट्री का, और हाईटेक इंडस्ट्री के एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों को यही बात दे रखी है कि पहले इंट्रोडक्शन हुआ था आपका डिजिटल फिल्मलेस कैमरा, जिसने रिप्लेस कर दिया था फिल्म वाले कैमरास की एग्जिस्टेंस को, जिसकी वजह से कंपनी की एग्जिस्टेंस ही किस में आ गई थी? खतरे में आ गई थी। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कंपनी बंद हो गई। या तो इन टेक कंपनीज ने क्या किया होगा? फिल्मलेस कैमरास बनाना शुरू कर दिए होंगे, और नहीं शुरू किया हुआ होगा तो इन्हें अपने आप को डाइवर्स्ट करना पड़ गया होगा। फर्दर इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स ने तो कैमरा की रिक्वायरमेंट को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि आजकल 50 MP वाले कैमरास तो नॉर्मली हमें कहाँ मिल जाते हैं? अपने फ़ोन में ही मिल जाते हैं, 64 पे मिल जाते हैं। ठीक है, जितना महंगा फ़ोन लोगे उतना अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। जो भी है, हाँ, क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। कुछ मेरी बेटी ने गिरा दिया था, टेबल पे पड़ा था, उसने ऐसे कर दिया, फिर वो चला नहीं। हाँ, अब वो रोज़ उसको ऐसे करती रहती है। ऐसे घर वालों ने दिए नहीं थे हमें फ़ोन। पहला फ़ोन मुझे तब मिला था जब मैं CA इंटर की कोचिंग जाने लगी थी, वो भी सैमसंग का कोई फ़ोन था, कीपैड वाला, जिसमें रेडियो चलता था। फिर खुद के पैसे सेव कर करके टच स्क्रीन लिया था, फिर घर वालों ने बोला यही काम चलाना चलाओ वरना खुद अरेंज करो फ़ोन। ना हेलो हेलो, क्लास में करती हूँ थोड़ा। अब देखो, याद करने का बहुत ही सरल तरीका है। MCC के सामने एक मोमोज वाला खड़ा होता है, ध्यान दिया हो तो। ठीक है, वो है हमारा एग्जिस्टिंग प्लेयर। कौन है वो हमारा? ठीक है, MCC नहीं बेच रहा, यहाँ नया ठेले वाला खड़ा होगा मोमोज बेचने के लिए। ठीक है, मैंने पूछा था नीचे रिसेप्शन में, टीचर्स ने बोला अच्छा नहीं है, पैसे मत वेस्ट करना, तो मैंने नहीं खाया। हाँ, अब पता है बेसिक रीज़न ही ना पढ़ाने का मेरा यही है, मेरा बेसिक रीज़न पढ़ाने का यही है। तुम्हारी जनरेशन के साथ या अपकमिंग जनरेशन्स के साथ थोड़ा टच में रहने को मिल जाता है। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या थिंकिंग चल रही है, थोड़ा हम भी अपडेटेड रहता है हमारा सॉफ्टवेयर में, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी जनरेशन में क्या चल रहा है, हमारी जनरेशन में क्या था। क्या चल रहा है? दुख चल रहा है, वो तो हर जनरेशन में चल रहा है, वो कांस्टेंट है, बस दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। चलो अब आगे सुनो। MCC के सामने एक मोमोज वाला ऑलरेडी था। ठीक है, ये मोमोज वाला ना सारी स्टीम मोमोज रखता है। कोई ना, हमारे नए मोमोज, तंदूरी मोमोज, अफगानी मोमोज सब रखेगा। ठीक है, अब सुनो, अब क्या हुआ, MCC के सामने ना एक मोमोज वाले ने अपना स्टॉल लगाया, क्योंकि इस बिज़नेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम थी। क्या था इस बिज़नेस में? इतना क्या खर्चा नहीं है जितना रेवेन्यू है। मैदा बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में। ठीक है, सिर्फ मोमोज तो बना के बेचने हैं। अब सुनो, ये हर किसी का एक एक्स्ट्रा में सोचा होता है कि CA कर रहे हैं, अच्छा तो मोमोज ही बेच लेते हैं, इससे ज़्यादा तो यही कमा रहे होंगे। कभी आई नहीं इच्छा? मेरे दिमाग में जब मैं CA कर रही थी ना, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी,
तो वहाँ पे कॉर्नर पे खड़ा होता था एक मोमोज वाला, पूरे लाइब्रेरी के बच्चे शाम को वहीं होते थे। मैंने कहा यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके साथ में एक स्टॉल अपने भी खोल लें, तो आधे बच्चे तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, खूब पैसा ही पैसा। एट द एंड ऑफ द डे कमाने तो पैसे ही थे। लेकिन फिर सीए क्लियर हो गया, मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर अब हम चेन खोलेंगे ना, स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, करेंगे लास्ट में मोमोज का ही बिजनेस, ठीक है। अब चलो करो। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मोमोज का स्टॉल खोला क्योंकि इस बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब उसने देखा यहाँ पे गली के उस तरफ एक और मोमोज वाला खड़ा है, अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे भी हूँ तो मेरी सेल बढ़े, इसके लिए उसको क्या करना पड़ा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कुछ यूनिक सेल करोगे तभी कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो उसने देखा कि वो तो खाली क्या कर रहा था, स्टीम मोमोज और कभी कभी फ्राइड मोमोज, तो उसने क्या किया, तंदूरी मोमोज, अफगानी मोमोज भी बेचने शुरू, कुरकुरे मोमोज भी शुरू कर दिए बेचने, चीज़ मोमोज, तो कॉर्न मोमोज, सारे मोमोज बेच ले वहाँ पे, ठीक है। तो उसने क्या शुरू करी, वहाँ पे वैरायटी शुरू कर दी। जैसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हुआ, जैसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हुआ, एमसीसी के सारे बच्चे वहाँ स्विच हो गए। पहले बच्चे सामने वाले के मोमोज खा रहे थे, सारे के सारे बच्चे वहाँ क्या हो गए, स्विच हो गए, जिसके वजह से उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ गई। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ने लगी तो धीरे धीरे मार्केट के अंदर वो अपने आप में क्या बन गया, एक। और जैसे ही ब्रांड बना जयपुर के अंदर, उसके कम से कम 8-9 आउटलेट्स ओपन हो गए। अभी एग्जिस्टिंग मोमोज वाला चुप थोड़ी बैठेगा, उसने भी क्या किया, कुरकुरे मोमोज, तंदूरी मोमोज रखने, या फिर वो अगर अभी एक प्लेट में 8 पीस दे रहा तो एक प्लेट में 16 पीस देने लग गया। ज़्यादा हो गया, चलो 10 पीस, ठीक है 10 कर दे, तो तुम्हारी ना मेरी 12। क्लियर है पॉइंट। अब देखो हमने कैसे किया। न्यू एंट्रेंट का थ्रेट हमें किससे था, मोमोज वाले से था। किससे था, तो जब भी न्यू एंट्रेंट का थ्रेट समझोगे दिमाग में मोमोज आ जाने चाहिए। इतनी बार बोल दिया, अब तो आ भी जाएंगे। तो हमारे पास एमसीसी के सामने एक मोमोज वाला खड़ा होता है, नया स्टॉल यहाँ क्यों लगा, क्योंकि मोमोज के बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। अब उसने सोचा यहाँ पे स्टॉल लगा तो लिया, पर बिजनेस को चलाना भी है, तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मार्केट में कुछ यूनिक लेकर आना। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद में एमसीसी के सारे बच्चे उसके पास स्विच हो गए। स्विचिंग कॉस्ट, बच्चे जैसे जैसे बढ़ने लगे, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट, जैसे जैसे कॉस्ट कम होने लगी और बच्चे वहाँ पे रेगुलर आने लगे, वो अपने आप में क्या बन गई, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बन गई। और मार्केट जयपुर के अंदर उसको एक्सेस मिल गया, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पुराना मोमोज वाला है वो चुप तो नहीं रहेगा, आगे वाले को इतना बढ़ते हुए देख रहा है कि हमसे बाद आया था और इतना कर रहा है, तो उसने भी क्या किया, रिटेलिएशन हुआ बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। अपने को 5 पॉइंट पेपर में याद आने चाहिए बस, कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमने क्या बोला, पहला पॉइंट कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तीसरा पॉइंट स्विचिंग कॉस्ट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। बात क्लियर है? फिर से बोलो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्या हुआ, क्यों रोक रहा है, क्यों इंग्लिश में क्यों याद कर रहा है, हिंदी में देख ले क्या लिखा है शब्द। लिख रहे हैं स्टोरी, स्टोरी तुम खुद लिखो, जहां अटकोगे वहां मुझसे पूछना। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से स्टोरी नोट डाउन करो। जिनको स्टोरी नहीं लिखनी एटलीस्ट इसकी सीक्वेंस मार्क कर लो और ऐसे लिख लेना, एमसीसी के सामने मोमोज वाला। कहीं पर भी लिखो, पर ये स्टोरी लिख लेना, वरना 2-4 दिन में भूल जाओगे। यही छोटी छोटी बातें ना पेपर में आंसर याद दिलाती है, काम की बातें तो पेपर में याद ही नहीं आती। आधे बच्चों को तो गाने याद आ रहे होते हैं पेपर में बैठे बैठे, मेरे साथ भी होता था।
मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था। मैं जब EISSM का पेपर था, मेरी लास्ट सीट थी विंडो की और बाहर किसी ने हनी सिंह के गाने चला रखे थे जोर जोर से, ब्लू आईज हिप्नोटाइज। मैंने कहा मर गए। मैं ऐसे दिमाग लगा रही हूँ क्या था ब्लू आईज। फिर मैं दिमाग करे ब्लू आईज, मैं कहा ब्लू आईज नहीं है, आंसर कुछ और है। 2 घंटे चली थी पूरी। होता है ऐसा बहुत बार। लिख लिया क्या हुआ दिया? वो सीए कहते कहते सबके मन में आती है एक बार ही। जयपुर में तो लोग पोहे का स्टॉल खोलने का ज्यादा सोचते हैं। देख, बिजनेस होना चाहिए किसी भी चीज का, उस बिजनेस से पैसे कमाने हैं। फिर मसाला चौक में एक आउटलेट तुम्हें भी दिलवा देंगे। मुझे भी जयपुर में ढंग की जाने लायक जगह वही दिखी है अभी तक। अब खाने की बात हम बाद में करेंगे। इतना लिख लिया। अब आ जाओ कंटेंट पे। सबसे पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा था? कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखो, हमने 7 बैरियर्स पढ़े। सातों के सातों बैरियर हर किसी टाइप की इंडस्ट्री पे लगते हैं। मतलब हर किसी पे नहीं, कोई बैरियर किसी इंडस्ट्री में लगेगा तो कोई बैरियर, फिर सातों के सातों बैरियर हर इंडस्ट्री में लगना पॉसिबल। हम लोगों ने पहला बैरियर कौन सा देखा था? कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बात बताओ, मैं चाहती हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? दवाइयाँ जहाँ बनती है। क्या लाइसेंस लेना इतना आसान है? बहुत महंगा आता है। तो जिसके पास फंड्स नहीं है वो लाइसेंस नहीं ले सकता। ड्रग्स बेचने के लिए पहले पैसे चाहिए, ड्रग्स खरीदने के लिए, तो वो लाइसेंस नहीं ले सकता है। समझ में आई बात? तो जब आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए एंटर करने के लिए किसी इंडस्ट्री में, लैक ऑफ फंड्स अपने आप से आपको बार्ड कर देगी उस इंडस्ट्री में एंटर होने से। तो एनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म इफेक्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? तो हम लोगों ने यहाँ पे बात क्या बोली? जब लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन अ इंडस्ट्री, अगर किसी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए तो लैक ऑफ फंड्स की वजह से आपके ऊपर अपने आप क्या लग जाता है? बैरियर लग जाता है। एग्जाम्पल क्या बोल रखा है इन्होंने हमको? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्लियर है? तो हमारे पास पहला पॉइंट समझ में आया। अब देखो, जब इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग एंटर नहीं होंगे तो प्रॉफिट अपने आप वहाँ का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 बातें देखी। जब लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए तो लैक ऑफ फंड्स आपको बार कर सकते हैं फ्रॉम एंटरिंग द इंडस्ट्री। बार का मतलब होता है रुकावट लेकर आना, और आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कितनी बातें लिखी है इस पॉइंट में? 3 बातें। पहला पॉइंट कैपिटल रिक्वायरमेंट की हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? जब आपको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो जिन फर्म्स के पास में क्या है? लैक ऑफ फंड्स हैं, उन फर्म्स पर अपने आप क्या लग जाएगा? बैरियर। ये बार्ड हो जाएंगी फ्रॉम दी एंट्री। वो एंट्री से क्या हो जाती हैं? बार्ड हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट ये एनहेंस करेगा प्रॉफिट को ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स। एग्जिस्टिंग फर्म्स की प्रॉफिट को ये क्या करेगा? एनहेंस करेगा। क्लियर है बात? कैपिटल रिक्वायरमेंट समझ में आई? तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है? जब आपको क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो फर्म्स जो लैक कर रही है फंड्स में वो बार्ड हो जाएगी फ्रॉम दी एंट्री। एनहेंस करेगा प्रॉफिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स। क्लियर है बात? पक्का? अगला पॉइंट कौन सा है इसमें? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये नोट डाउन हो गया?
अब देखो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट में कुछ क्या लेकर आ रहे हो, यूनिक। हमें ना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है बैरियर ना आपका कॉस्मेटिक्स एक और दूसरा पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में ही है। कॉस्मेटिक में ना हम सबने देखा है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हम सबने देखे हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में रियलिटी में डिफरेंशिएशन नहीं है तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट इतना सेल नहीं होगा। चाहे तो डिफरेंशिएशन आप प्राइजेस के रेंज में लेकर आओ, चाहे तो डिफरेंशिएशन आप क्वालिटी के रेंज में लाओ। हर एक क्रीम या हर एक परफ्यूम मार्केट में एक ही बात को एडवर्टाइज कर रहा है, दूसरी चीज़ पे कोई भी फोकस। कोई भी क्रीम अगर मार्केट में सेल करनी है तो वो क्रीम बोल देगा कि इससे आपके सारे के सारे डार्क सर्कल्स हट जाएंगे, 7 दिन में गोरे हो जाओगे, ये हो जाओगे। अगर आप मार्केट में कुछ डिफरेंट लेकर नहीं आओगे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट को एक्सेप्ट। जैसे अचानक से मामाअर्थ का ब्रांड जो था वो मार्केट में इतना फेमस क्यों हो गया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इट इज एक्सपेंसिव, पीपल आर बाइंग बिकॉज कहते हैं ना टॉक्सिक, दे आर सेलिंग समथिंग नेचुरल है, टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है, तो दे आर बाइंग सेलिंग समथिंग यूनिक। तो मार्केट में जब इतना कंपटीशन है और आप कुछ यूनिक सेल करना चाहते हो तो आपको इस केस में अपने प्रोडक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, यूनिक बनाना पड़ेगा। तुमने ना 12th क्लास में एक लाइन पढ़ी थी कि उसके अंदर 4P के अंदर पढ़ा होगा कि कहने के लिए हर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, बट सच में डिफरेंस प्रोडक्ट का साइज, शेप ये सब अलग होता है, लेकिन रियलिटी में सारे के सारे प्रोडक्ट बनते एक ही तरीके से हैं। आपको इसी चीज़ को क्या करना है, चेंज करना है। डिफरेंशिएशन लेकर आओ, चाहे साइकोलॉजिकल ही लेकर आओ। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, लोगों के सोच में, चाहे रियलिटी में मत लेके आओ पर लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है। समझ में आई बात। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यही बोलता है कि देखो अगर एग्जिस्टिंग सेलर्स का प्रोडक्ट डिफरेंट है तो न्यू एंट्रेंट कितने भी आ जाएं वो डिफरेंशिएशन प्रोवाइड, क्योंकि जब भी आपका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है तो वो प्रोडक्ट कॉस्टली होता है ना। जैसे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मार्केट में थोड़े कॉस्टली है क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है, और नया कस्टमर मार्केट में इस हद तक डिफरेंशिएशन को अफोर्ड, जो नया सेलर आएगा वो मार्केट में इस हद तक डिफरेंशिएशन को अप्लाई नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू फिजिकल या परसेप्चुअल डिफरेंसेस लेके आना, मतलब मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और इन द आईज ऑफ द कस्टमर्स की आंखों में अपने प्रोडक्ट को स्पेशल या यूनिक बनाना है। ये किस में एग्जाम्पल काम करेगा, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक। एंगेज है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन अगर आप सच में लाना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन रीइंफोर्स करता है एंट्री बैरियर को। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ जेन्युइन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सच में डिफरेंशिएशन क्रिएट करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा क्या होती है, और नया एंट्रेंट स्टार्टिंग में इतना खर्चा अफोर्ड, लेकिन अगर यही न्यू एंट्रेंट बहुत बड़ा बायर सप्लायर है तो सेकंड पॉइंट हमारी स्टोरी में क्या था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब मेकिंग प्रोडक्ट यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर, के लिए प्रोडक्ट को यूनिक बनाना। ये एग्जांपल कहाँ काम करेगा, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स के अंदर। डिफरेंशिएशन एक्ट करेगा एज अ बैरियर बिकॉज जब आप जेन्युइन डिफरेंशिएशन क्रिएट करोगे तो खर्चा बहुत फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। क्लियर है बात। तो हमने क्या पॉइंट बोला इसके अंदर, मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल या फिर यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट को क्या बनाना है, यूनिक या स्पेशल बनाना है। अगला पॉइंट, ये एग्जाम्पल कहाँ लगेगा, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स में। कहाँ लगेगा, पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स में। फिर अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंशिएशन एक्ट करता है एज बैरियर। क्यों?
बिकॉज genuine cost of differentiation is too high। क्लियर है? तो डिफ्रेंसिएशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा था? कैपिटल रिक्वायरमेंट, जहां पे आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए और फर्म्स जो लैक करती है कैपिटल में एक्ट करता है एज ए एंट्री बैरियर। एग्जांपल था फार्मास्यूटिकल में। सेकंड पॉइंट कौन सा था? प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब प्रोडक्ट को क्या बनाना है? स्पेशल इन द आइज ऑफ द कस्टमर। एग्जांपल कहाँ लगेगा? पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक में। तो डिफ्रेंसिएशन एक्ट करता है एज अ बिकॉज कॉस्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज टू हाई। क्लियर है? स्टोरी में पहला पॉइंट था कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट स्विचिंग कॉस्ट। क्यों? हम कंबाइन नहीं कर सकते दोनों क्लासेस को? एक्सपायर हो जाएगी? अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम लोग ब्रेक भी ले लेना 5-10 मिनट का। चल कर दे। नया टॉपिक स्टार्ट करवाने में फायदा नहीं है, खत्म नहीं होगा। ऐसे 570 बड़ा बहुत है क्योंकि अब पता नहीं ना सर, तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे? वो तुम्हारी इच्छा है। ये सब डिसीजन मनोज सर के होंगे। रिकॉर्डिंग तो यही चलने दे, ठीक है? पता नहीं, मेरे को तो अभी पता चला ये सारी बातें जब मैं आई हूँ। टाइम ये वाला तो नहीं रहेगा अब शायद, क्यों तुम्हारी आर्टिकलशिप होती है? सुबह एक क्लास लगेगी, सारी लगेंगी। सेकेंड ग्रुप पूरा सुबह शिफ्ट कर दिया। और ऐसा अभी तुम्हारे लोगों का ये हो रहा है ना कि हाँ, मैंने तो इन लोगों को पहले भी कहा था थ्योरी क्लासेस लास्ट में होनी ही नहीं चाहिए। हाँ
कल किस बात की छुट्टी? जन्माष्टमी की हुई थी क्या तुम्हारी? बस फिर क्या? करे शुरू क्लास। शुरू कर दे। ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल। ओके तो हम लोगों ने जहाँ पे टॉपिक छोड़ा था उस टॉपिक को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो लिख के दिया हुआ था वो कौन सा लिख के दिया हुआ था? स्विचिंग कॉस्ट। कौन सा पॉइंट था अगला? वो स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट मोस्टली हम लोगों को टेक्नोलॉजी के केस में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? एक बात बताओ, हमारे पास में सबसे पहले जो विंडोज़ आई थी वो विंडोज़ आई थी माइक्रोसॉफ्ट की। किसकी आई थी? इवन आज तक लोग मोस्टली क्या ही यूज़ कर रहे हैं? क्या माइक्रोसॉफ्ट के अलावा विंडोज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है? तो यूज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोग पहले से ही क्या यूज़ कर रहे हैं?
और विंडोज़ यूज़ करने के बाद में कस्टमर इतना यूज टू हो चुका है कि उसको स्विच करने में खतरा, उसको ये लगता है कि ऐसा, हम लोग कभी कभी टेक्नोलॉजी से यूज टू होते हैं तो हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम आए, काम इम्प्लीमेंट हमसे हो ना पाए। ये सारे बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, कभी कभी कस्टमर या फिर कंपनी का एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस शो करता है ना जब भी कुछ नया करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही पॉइंट ऑफ माइंड रखा है या फ्रेम ऑफ माइंड रखा है अपने कस्टमर्स का। नेहा मैं, हाँ आजा, क्या कह रही है? मैंने बनाया था, कैसे हुआ? क्यों EIS क्यों नहीं किया तूने यश? ये दुख से नहीं निकला क्या अभी तक बाहर? चैप्टर 4 हो गया होगा। इनमें ऐसे ये तो पिछले कभी नहीं बोल पाता। वो हाय भाई क्लास से भी हाल यही था। आंसर ही पूछे तब भी मैम ये आगे वाली बता देंगे जो बताना है। छोड़ो, तो हमने क्या बोला स्विचिंग कॉस्ट वाले पॉइंट में कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम लोग यूज टू है, क्या थे, और जब हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ में यूज टू हो जाते हैं तो अगर तब कोई हमें बोल दे कि इसको स्विच करके कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी हर तरीके से सेम है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम जिसको यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करते हैं। कि कस्टमर में कहीं ना कहीं इस बात का डर होता है कि अगर नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। होता है ना कई बार कि तो जो यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को यूज़ करते रहो। यहाँ पे कस्टमर के फ्रेम ऑफ माइंड की बात करी गई है कि कस्टमर की साइकोलॉजी ऐसी है कि जिस चीज़ को वो यूज़ कर रहा है उसको वही चीज़ यूज़ करते रहना चाहिए। और जब कस्टमर डर रहा हो, उसे दिख रहा हो कि मार्केट में लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो फिर वो ज़्यादा अनविलिंग हो जाता है नए प्रोडक्ट को खरीदने में। अनविलिंग के मतलब उसकी इच्छा कम हो जाती है। तो स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्विचिंग कॉस्ट में क्या बोला है? टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सीड करने के लिए जो नया एंट्रेंट है उसको सबसे पहले परसुएट करना पड़ता है एग्जिस्टिंग, उसे कन्विंस करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है कस्टमर्स को ऑफ द अदर कंपनी टू स्विच टू इट्स। हम लोग टीवी पे ऐड देखते हैं ना, जब भी कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो वो उसका एडवर्टाइजमेंट हर तरीके से तुम्हें अपील करता है कि जो प्रोडक्ट तुम यूज़ करो बहुत ही बकवास है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा ही प्रोडक्ट लेकर आएगा। वो हमेशा तुम्हें तुम्हारे अपने एडवर्टाइजमेंट में प्रॉब्लम्स दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, ये भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो और तुम्हारा सॉल्यूशन यही प्रोडक्ट लेकर आएगा। एक ऐड जो होता है हमेशा कस्टमर के मन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको माइंड में रख के बनाया जाता है। वो अपना प्रोडक्ट क्या है वो नहीं बताते, वो ये बताते दूसरों का प्रोडक्ट क्या नहीं है। इनडायरेक्टली तो बोल देते हैं। वो ब्लर कर देते हैं पर वो प्रोडक्ट तो वही आगे रखते हैं। एक्चुअली तुम किस ग्राउंड्स के ऊपर हम पर ये ब्लेम लगा रहे हो, साबित करो। अगर इवन तुम लोग किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल रहे हो तो मेरे पास सबसे ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती है, और तुम किस ग्राउंड्स पे कर रहे हो।
हम अदर इंस्टीट्यूट लिखते हैं ना, नाम नहीं लिखते, है ना? पता है नहीं, तुम रिकॉर्ड कर लिया करो। लेकिन फिर वो बोलेंगे रिजल्ट सबके सामने है, कर लो कंपेयर बैठ के। स्टैट्स ऐसे थोड़ी लाए होंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। हर इंस्टीट्यूट अपने आप में अच्छा ही होता है। अब पढ़ लो भाई, पढ़ाई करने से मतलब है, जिसे नहीं पढ़ना होता ना वो कहीं बैठ के नहीं पढ़ेगा। अब पढ़ लो। टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री, एंट्रेंट को सबसे पहले कन्विंस करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग कस्टमर को कि आपको हमारे प्रोडक्ट पे क्या हो जाना चाहिए, स्विच हो जाना चाहिए। अब देखो बायर्स, जो बायर्स हैं वो ऑफन इंकर करते हैं सब्सटेंशियल फाइनेंशियल या फिर साइकोलॉजिकल कॉस्ट। अगर बायर को ऐसा लग रहा है कि उसको साइकोलॉजिकल या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी स्विच करने में, और अगर ये स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो बायर्स विल बी रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। बायर्स अनविलिंग हो जाएंगे स्विच करने में, और एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसीलिए अब सुन लो हमने क्या बोला, स्विचिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। इसके अलावा एग्जाम्पल मोस्टली टेक्नोलॉजी में ही होता है, जैसे कि कस्टमर, कई लोग क्या होता है आईफोन यूज़ कर रहे हैं जो यूज टू हो जाते हैं, दे आर लाइक दैट कि आईफोन के अलावा यूज़ नहीं करना। और कई लोग होते हैं जो एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं, उनको आईफोन यूज़ नहीं करना बिकॉज आईफोन फीचर्स कम देता है। आईफोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर अब जाकर आया है। उससे पहले अगर तुम जूम पे क्लास ले रहे हो ना तो तुम जूम मीटिंग को साइड में तो छोटा करके व्हाट्सएप में चला सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है, फ़ोन में नहीं होता था, फ़ोन में अब आया है ये फीचर। तो फिर इस चीज़ की वजह से कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, अनविलिंग हो जाते हैं। तो हमने क्या बोला, स्विचिंग कॉस्ट के अंदर अगर आप सक्सीड होना चाहते हो इंडस्ट्री के अंदर, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं सबसे पहले उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा किसको, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, कि वो स्विच हो जाए। कस्टमर्स को अगर ऐसा लग रहा है कि सब्सटेंशियल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी स्विच होने में और वो स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो अनविलिंग हो जाएंगे क्या करने में, स्विच या चेंज करने में। स्विचिंग कॉस्ट का पॉइंट समझ में आया। तो क्या बोला है स्विचिंग कॉस्ट के अंदर, सबसे पहले अगर आप मार्केट में क्या होना चाहते हो, सक्सीड होना चाहते हो, तो जो न्यू एंट्रेंट है वो न्यू एंट्रेंट को परसुएड करना है, किसको, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, और उनको बोलो कि तुम हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। उन्हें कन्विंस करो क्या करने में, टू स्विच टू इट्स प्रोडक्ट्स, कि हमारे प्रोडक्ट पर स्विच हो जाओ। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगर बायर को ऐसा लग रहा है कि वो इंकर करेगा कॉस्ट और सच कॉस्ट इज हाई तो वो अनविलिंग हो जाएगा टू स्विच। तो बायर बोलेगा मैं स्विच नहीं करूंगा। पहला पॉइंट था कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा पॉइंट था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तीसरा है स्विचिंग कॉस्ट, चौथा क्या था, इकोनॉमीज ऑफ। अब एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल याद करो, सेकंड चैप्टर से हमने एक पॉइंट कहा था, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का ज़्यादा फायदा मिलता है उन कंपनी को जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही है एज कम्पेयर टू वो कंपनी जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन कर रही है। क्यों क्यों? बिल्कुल। अब बताओ, जो इंडस्ट्री में नया नया आया है क्या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा आते ही? उसका प्रोडक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा, कम होने की वजह से उसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट का मार्जिन, वो इतना कम प्रॉफिट पे सर्वाइवल पॉसिबल, और इस दर से लोग इंडस्ट्री में आएंगे ही कि हमारा अल्टीमेट सर्वाइवल पॉसिबल। इसमें लास्ट पॉइंट लिखा है बायर इंकर कॉस्ट, सच कॉस्ट इज हाई तो अनविलिंग टू स्विच। समझ आया मैंने क्या बोला? ये वाला पॉइंट समझ में आया भी जो हमने बात करी?
ये डिलीट कर दूं, ये तुम लिख रहे हो। अब देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में मतलब क्या लिखा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सबसे सिंपल पॉइंट, मैनी इंडस्ट्रीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन क्या थी? डिक्लाइन इन पर यूनिट कॉस्ट, जैसे जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम, प्रोडक्शन बढ़ेगा पर यूनिट कॉस्ट। तो अगर कोई लार्ज फर्म इंजॉय करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की एडवांटेज को, क्योंकि वो लोअर कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनाएगा, और इस वजह से डिस्करेज होते हैं न्यू एंट्रेंट पे, क्योंकि उनको हायर कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमीज ऑफ कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे कुछ नया नहीं बोला, जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वही बोला है। इकोनॉमीज ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन होना किसमें? पर यूनिट कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन क्या होगी? बढ़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन होगी। और ये एडवांटेज जो है वो लार्ज फर्म्स एंजॉय करती हैं। कौन एंजॉय करता है? लार्ज फर्म्स एंजॉय करती हैं बाय प्रोड्यूसिंग एट लोअर कॉस्ट। और ये एक्ट करता है एज अ, ये क्या करेगा? डिस्करेज करेगा किसको? न्यू एंट्रेंट को। क्यों डिस्करेज करेगा? बिकॉज उनको रखना पड़ेगा हायर कॉस्ट, जिसके सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट हमने क्या कहा था? दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा ब्रांड आइडेंटिटी। अब ब्रांड आइडेंटिटी वाला पॉइंट लगता कहाँ है? तुम ना कार खरीदने जा रहे हो, किसकी कार खरीदोगे? कौन सी कंपनी की? क्यों? क्योंकि मार्केट में इनका नाम है। अगर मैंने बोला मार्केट में एक नई कंपनी आई है जो कार बना रही है, कार खरीदोगे उसकी? क्यों नहीं खरीदोगे? क्या पता प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, या क्योंकि मार्केट में तो ये कंपनी। अब अगर यही कार नहीं खरीदने गए थे, कपड़े खरीदने गए थे, तो नई कंपनी आई है मार्केट में, खरीद लेते हैं? खरीद लेते। तो कार क्यों नहीं खरीदी? कार महंगी आती है, पैसा ज़्यादा लग रहा था, चांस हम। तो ब्रांड आइडेंटिटी का बैरियर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पे लगता है जो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो और इनफ्रीक्वेंट परचेज हो। इनफ्रीक्वेंट मतलब बारी बारी, आज कार खरीदी, अब 4 से 5 साल तक तो नहीं खरीदने का नहीं सोचोगे, ना करते करते 2 साल 3 साल तो चलाओगे, 2-3 तो चलाओगे यार कम से कम। ये ऐसे बोलता 4-5 साल, मेरे को लगा इसको लग रहा है कि 4-5 साल कौन चलाएगा, तो मैंने 2-3 बोल दिए। 4-5 ही चलाती। जो बंदा ये एक्चुअली कार खरीदोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि 4-5 साल में बदल लेनी चाहिए। हाँ, अब चलो आगे पढ़ते हैं। तो ब्रांड आइडेंटिटी का पॉइंट सिर्फ वहां लगेगा जहां पे आप ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो प्रोडक्ट इनफ्रीक्वेंट परचेज है, कभी कभी खरीद रहे हैं, और प्लस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कपड़े तो हम हर 2-3 दिन में खरीद लेते हैं, लड़कियां तो खरीद लेती है। लड़कियों को तो मार्केट जाने की देरी होती है, खरीदने दूध की थैली जाएंगे, कोई कपड़े पसंद आ गए तो ले आती हैं। मेरे साथ तो यही सिनेरियो है, मैं तो इसे डोंग फाटक गलती से भी नहीं जाती। मेरे तो घर वाले ही परेशान है। हाँ, फिर भी कपड़े नहीं है। सच में कहीं जाना होता तो नहीं होते यार। चलो क्या लिखा है? ब्रांड आइडेंटिटी का पॉइंट लिखा हुआ है। ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज
ऑफर्ड बाय एग्जिस्टिंग फर्म कैन सर्व अनदर फर्म एज एन एंट्री बैरियर। एक कंपनी का जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो दूसरी कंपनी पर एज अ बैरियर काम करता है। ये ब्रांड आइडेंटिटी पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है इनफ्रीक्वेंट परचेज्ड प्रोडक्ट्स जिनकी हाई यूनिट कॉस्ट है टू दी बायर। तो ये कहाँ लगता है? सिर्फ जहाँ पे आपकी परचेज कैसी है? इनफ्रीक्वेंट, और कॉस्ट कैसा है? न्यू एंट्रेंट्स, एक बात, ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 6-7 साल। 6-7 साल तक तुम इंडस्ट्री में हो और कोई तुम्हारा प्रोडक्ट ढंग से खरीद नहीं रहा, क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? तो न्यू एंट्रेंट ऑफर एनकाउंटर difficulties in building up the brand identity because to do so they must commit substantial resources over a long period of। ऐसा करने के लिए उनको लंबा टाइम चाहिए और इस लंबे टाइम के अंदर सर्वाइवल करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल किसका है? टोयोटा, होंडा, इनको ईयर्स लग गए अपने आप को क्या करने में? ब्रांड बनाने में। ये नहीं कि आज आया और कल ब्रांड बन गया, है ना? क्लियर है बात? तो हमने ब्रांड आइडेंटिटी में क्या बोला? ब्रांड आइडेंटिटी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इनफ्रीक्वेंट परचेज्ड प्रोडक्ट एंड हाई यूनिट कॉस्ट टू द बायर। तो न्यू एंट्रेंट डिफिकल्टी फेस करते हैं बिल्डिंग अप ऑफ द ब्रांड बिकॉज इट टेक ईयर्स ऑफ टाइम या फिर इट बिल्ड्स अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? तो यहाँ पे छोटी सी बात लिखी हुई है, ये वाली चीज एप्लीकेबल कहाँ होगी? फॉर वो प्रोडक्ट जिसका इन फ्रीक्वेंट परचेज है और हाई यूनिट कॉस्ट है। कहाँ लगेगी? इन फ्रीक्वेंट परचेज और हाई यूनिट कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट, ये लोग एनकाउंटर करेंगे किस चीज को? डिफिकल्टीज को। किसको एनकाउंटर करेंगे? जो न्यू एंट्रेंट है वो एनकाउंटर करते हैं डिफिकल्टीज इन बिल्डिंग ब्रांड आइडेंटिटी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन। अब ना बात करते हैं सिंपल से, कैफेज की बात कर लो, ठीक है? अगर तुम्हारे कैफेज हैं, फूड चॉइन्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, अगर तुम्हें अच्छी लोकेशन नहीं मिलती तो कभी कभी बिजनेस अच्छा होने के बावजूद भी लोकेशन के डिसएडवांटेज की वजह से मार्केट में प्रोडक्ट, बात समझ रहे हो? अगर मैं कोई रेस्टोरेंट ओपन करती हूँ, वो रेस्टोरेंट ऐसे एरिया पे है जहाँ पे लोग कन्वीनियंटली पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ पे वो कैफ़े या वगैरह तुम जीटी में खोल लो, चल जाएगा। लोगों को बस बैठने की जगह मिलनी चाहिए, कहीं पे बैठे खाना चालू हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? और वही चीज़ अगर तुम कैसे ऐसी एरिया में ओपन करो जहाँ पे लोग पटकते ही नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या जल महल के, नो आइडिया। मैं जयपुर नहीं देखा हुआ, लिमिटेड जयपुर देखा हुआ है। मैं जयपुर आई, मेरे आने के 6-7 महीने बाद कोविड आ गया था। आपको फॉलो कर रहा था मैम? हाँ, आपको फॉलो कर रहा था। मैं चाइना से थोड़ी आई हूँ जो मुझे फॉलो कर रहा है कोविड। चलो, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या लिखा है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पोजेस करता है न्यू एंट्रेंट पे अनदर एंट्री। अगर आपके पास में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या लग गया? बैरियर लग गया है। आप अच्छे से अपना काम, क्योंकि आपके ऊपर क्या है? अब बैरियर है। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर द न्यू एंट्रेंट पोजेस अनदर एंट्री बैरियर। अब तुम बोलोगे मैम इंटरनेट है,
तो ये चीज़ एंट्री बैरियर क्यों है? हम लोग जोमेटो और स्विगी से सामान बेच देंगे खाने पीने का, लेकिन तुम्हें भी पता है इतनी सेल जोमेटो स्विगी से करोगे, लेकिन फेस टू फेस वाली जो सेल है वो भी रेलेवेंट है। तो डिस्पाइट ऑफ द ग्रोइंग पावर ऑफ, बहुत सारी फर्म आज भी डिपेंडेंट या भरोसा करती हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और यही आपके लिए क्या क्रिएट करेगा? एंट्री बैरियर क्रिएट करेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या है? द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके लिए अनदर एंट्री बैरियर है, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ इंटरनेट, बहुत सारी फर्म्स आज भी रिलाय करती हैं किस पर? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर, और यही एक्ट करेगा एज अ एंट्री बैरियर। तो क्या पॉइंट है? अन हो गया इतना सा पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या है? रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का मतलब क्या है? जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हो शांति से पूरा गेम नहीं देखेंगे, वो अपने कॉस्ट को कम करेंगे और एडवर्टाइजमेंट को, जिसके वजह से न्यू एंट्रेंट्स के ऊपर वो बैरियर लगाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया सबका? लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें? पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन। कभी कभी सिर्फ इस बात का डर कि रिटेलिएशन हो सकता है बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर डेटर करता है एंट्री ऑफ न्यू फर्म इनटू द एग्जिस्टिंग। सिर्फ इस बात का डर कि आपके जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, कभी कभी ये चीज़ होती है, अगर कोई पर्सन मान के चलो जयपुर के अंदर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पर एग्जिस्टिंग बिजनेस आर सो पावरफुल, तो इस बात का डर कि अगर मैं आ गया तो पुराने वाले मुझे सरवाइव करने, ये सोचकर ही लोग कभी कभी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। mere threat of aggressive retaliation by the existing player deter entry of the new firm into the existing industry। इनका एग्जाम्पल है कि ये लोग रिड्यूस कर सकते हैं प्रोडक्ट के प्राइजेस को और इंक्रीज कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजिंग बजट्स को। क्लियर है? तो लास्ट पॉइंट में हमारे पास सिर्फ यही लिखा हुआ है, mere threats of retaliation by existing firms act as barrier to new entrants। क्लियर है बात? समझ में आ गया? पक्का? चलो फिर एक लास्ट फोर्स बचा है, वो हम कल करेंगे। हमारे इतना फोर्स हो गया कल, मतलब इसका अपना आधा चैप्टर खत्म हो चुका है भाई, कोई बात नहीं। क्लियर है? हमारे पास कितने फोर्सेस थे? 5। BRT। टी में आपने क्या है? थ्रेट फ्रॉम, सब्स्टिट्यूट एंड थ्रेट फ्रॉम। एंट्रेंट्स के अंदर बैरियर्स थे, बैरियर 7 थे। पहला था कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर है? हेडिंग्स दिमाग में बैठी, कंटेंट थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो अपना आंसर परफेक्ट बन जाएगा। ओके, ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ले सकते हैं स्विचिंग कॉस्ट में टैली का एग्जाम्पल। टैली का सैप और ओरेकल से करेंगे। फिर सैप और ओरेकल थोड़ा डिफिकल्ट है यूज़ करना, टैली बहुत सिंपल टू यूज़ है। और कोई डाउट या क्लास ओवर करें?
ओके। कीवर्ड्स लिख के लैंग्वेज अपनी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन शब्द मिलने चाहिए।